SC/ST आयोग भारत सरकार अपने घर के ड्राइंग रूम में भी लोग 2 घंटे नहीं बैठ पाते, तो आप लोग बैठे हुए हैं, आगे भी बैठे रहेंगे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम की आयोजन करने के लिए आदरणीय अनिल जी को धन्यवाद देता हूं। स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय सामने उपस्थित सभी मित्रों, विराग जी, मिश्रा, कमीशन बनाया गया। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और मैकाले को ड्यूटी दी गई, तुम कानून बनाओ और कानून बना के ऐसी तरीके की व्यवस्था करो कि भारत के लोगों पे और थोड़ा मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाए रखा जाए। फिर 1861 में पुलिस एक्ट बना, फिर 1872 में एविडेंस एक्ट बना और कानून इस तरीके से डिजाइन किया गया था, इस तरीके का बनाया गया था कि पूरे के पूरे फ्रीडम मूवमेंट में प्रताड़ित करने वाले कौन थे? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेज। मार खाने वाले कौन थे? और सजा किसको हो रही थी? अब आप सोच सकते हो कानून कितना बढ़िया था। जो मारते थे उनको सजा नहीं होती थी, जो मार खाते थे उनको सजा होती थी। अगर ये कानून अच्छा रहा होता तो और किसी को नहीं, कम से कम तिलक को जिन्होंने लाठियों से पीटा उसको सजा हो गई होती, और नहीं तो जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी उनको सजा हो गई होती। आप मुझे कोई इतिहास बता के देखिए कि फ्रीडम पूरे मूवमेंट में जिन लोगों ने लाठियों से पीटा, लाठीचार्ज किया, गोली चलाई, किसी को सजा हुई क्या? नहीं हुई। हाँ, भगत सिंह जी को फांसी हुई, सुखदेव को हुई, राजगुरु को हुई, ऐसे असंख्य लोगों को हुई। मैं इस कानून से इसलिए भी नफरत करता था क्योंकि ये इसमें गुलामी की बू आ रही थी। मैं इस कानून से इसलिए भी नफरत कर रहा था, इस कानून का उपयोग करके हमारे पूर्वजों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 164 साल के बाद उस कानून को बदला जिस कानून का उपयोग भारत को बर्बाद करने और भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था। बाद में और उसका अलग हुआ, लेकिन अल्टीमेट जो उद्देश्य था 1860 के IPC बनाने का, वो भारत में न्याय करना नहीं था, बल्कि एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पे लोगों को, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अंग्रेजों के पास गाड़ी होती थी तो उन्होंने क्या किया कि गाड़ी से अगर टक्कर में कोई मर गया या गाड़ी से टक्कर में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जमानत उसको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, उसके थाने पे जमानत हो जाएगी, क्योंकि थानेदार भी उनका था, गाड़ी भी उनकी थी, उनको ज्यादा मेहनत न करना पड़े, इसलिए जमानत कहाँ दे दिया उन्होंने? कोर्ट में, वही थाने पे दे दिया कि कोर्ट जाना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे अनेक प्रावधान थे, उस पर चर्चा की जरूरत नहीं। अब ये जो नया कानून आया इसमें कुछ मैं आपको बेसिक फीचर बता रहा हूं। जैसे वेश्यावृत्ति के लिए अगर आप बच्चे को किडनैप करते हैं या बच्चे को खरीदते हैं तो कम से कम 7 साल की सजा होगी। पहले क्या था? मैक्सिमम 10 साल की होगी, मिनिमम कितनी होगी नहीं थी, वो जज साहब की पे डिपेंड करता था, 3 साल दे दें, 2 साल दे दें, 5 साल दे दें। इस बात पे भी डिपेंड होता था कि सामने खड़े वाले वकील साहब कौन है, कितने एविडेंस ला के आ रहे हैं, कितने विटनेस लेके आ रहे हैं, कितने गवाहों को तोड़ लिया है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अभी कर दिया नहीं, कम से कम 7 साल का देना ही देना है अगर बच्चे को किडनैप किया। एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जहां असम, बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा के 60,000 बच्चों को किडनैप किया गया। अभी उसकी SLP सुप्रीम कोर्ट में 60,000 बच्चों को किडनैप किया गया
और गरीबों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे गायब हो जाते थे, कोई सुनने वाला भी नहीं, एफआईआर होती नहीं थी, हो भी गई तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, वो मजदूर बेचारा बाद में मजदूरी करने पता चला दिल्ली आ गया, मुंबई चला गया, तो मामला रफा दफा। और वो 60,000 बच्चे कहां पाए गए? केरल में पाए गए। और किस लिए किडनैप किया गया था? उनको कन्वर्ट करने के लिए। तो भारत में कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है, ये इसका सबूत है। बाद में केरल हाई कोर्ट में एक एडवोकेट थे राजेंद्र कुमार, उन्होंने पीआईएल फाइल किया। जस्टिस अशोक भूषण उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनकी बेंच ने सीबीआई जांच का ऑर्डर किया। बाद में आप जरा सोचिए कितना बड़ा नेक्सस है। केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच सीबीआई जांच का ऑर्डर करती है और केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट भाग के आती है सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। मतलब किडनैपर को बचाने के लिए केरल सरकार आई। मैटर भी पेंडिंग है। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं किया, तो उसको सीबीआई जांच चल रही है उस पर, तो उसमें बढ़ गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर में पहले मैक्सिमम 10 ईयर था, लेकिन मिनिमम क्या था पता नहीं था, अब मिनिमम 5 ईयर कर दिया। अगर किसी सजा याफ्ता ने हत्या कर दिया तो उसको अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा। एक जो बहुत अच्छा काम किया कि अगर आपने भीख मंगवाने के लिए किडनैप किया तो आपको कम से कम 10 साल सजा होगी। शायद हम लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता, बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे किडनैप होते हैं भीख मंगवाने के लिए। मुझे बिजनौर के कुछ पेरेंट्स मिले और पता चला कि वो बिजनौर के सारे बच्चे बाद में हरिद्वार में भीख मांग रहे हैं। और एक घटना मैं इसमें यह भी जानता हूं जहां बच्चे को किडनैप किया, उसके हाथ काटे गए भीख मांगने के लिए। तो अब जो इस कानून में यह किया गया कि अगर आपने केवल भीख मांगने के लिए किडनैप किया तो मिनिमम 10 साल, और अगर आपने भी किडनैप किया बाद में उसके कुछ अंग भंग कर दिया, कोई उंगली काट दिया या हाथ पैर काट दिया। आपने देखा होगा चौराहे पे से हाथ पैर उंगलियां कटी हुई बच्चे मिलते हैं, बाकायदा वो काटे जाते हैं। इतना बड़ा सिंडिकेट, इतना बड़ा नेक्सस है। सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसके लिए उन्होंने मिनिमम 20 ईयर रखा हुआ है। वैसे मैक्सिमम है अंतिम सांस तक रहना है जेल में, लेकिन मिनिमम 20 ईयर करना है। कुछ मामलों में पता नहीं कैसे रह गया, जैसे इलेक्शन के मामले में कहीं कहीं कुछ डील हो गई। इलेक्शन के मामले में क्या हुआ, 0 बढ़ाया। जहां 500 रुपए पहले जुर्माना था, अब वो कितना हो गया, 5,000। जहां 1,000 रुपए जुर्माना था, वो कितना हो गया, 10,000। मतलब आप इलेक्शन में इल्लीगल मनी यूज करो, इल्लीगल पेमेंट करो, कुछ भी करो, मैक्सिमम पेनाल्टी कितनी, 10,000। तो आपने 10 करोड़ की ब्लैक मनी खपा दिया, तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा 10,000। तो क्या करना चाहिए, खपाते रहना चाहिए, नहीं खपाते रहना चाहिए। भाई जो सच्चाई है वो बता रहा हूं, ये मैं तो भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहा हूं, जो लिखा हुआ है। पता नहीं ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन कैसे छूट गया। मुझे एक चीज बताइए, सारे यहां छात्र बैठे हुए, अमेरिका में क्राइम ज्यादा है या भारत में? अमेरिका की पॉपुलेशन ज्यादा है या भारत की? भारत की। अमेरिका की 33 करोड़ है, हम 150 करोड़ के आसपास, लगभग 5 गुना ज्यादा है। क्षेत्रफल में हमसे अमेरिका 3 गुना ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन हम उससे 5 गुना ज्यादा है। मेरे हाथ में ये, एक हाथ में मेरे पास अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है और दूसरे हाथ में मेरे पास भारत की न्याय संहिता है। जस्टिस अनीस गुप्ता साहब बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे विधि विशेषज्ञ भी हैं, आदरणीय श्याम जाजू जी बैठे हैं, बहुत सारे टॉप लेवल्स, उनकी चर्चा होती रहती है। इस दोनों कानून में अंतर क्या है, इसको समझिए। जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होती कहां से? थाने से। एफआईआर लिखता कौन है? हवलदार। हवलदार कितना पढ़ा होता है? 12वीं पास। ठीक है। हमारे देश में क्या है, अपराध और भ्रष्टाचार के लिए 50 कानून है। 50 कानून, घूसखोरी का अलग, जमाखोरी का अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी का अलग, नशा तस्करी का अलग, मानव तस्करी का अलग, सोना तस्करी का अलग, अवैध निर्माण का अलग। मतलब जितने अपराध उतने अलग कानून। क्या वो 10वीं पास 12वीं पास हवलदार जो बेचारा एफआईआर लिखता है इतना कॉम्पिटेंट हो सकता है क्या
कि उसको सारे कानून भी याद रहे, सबके सेक्शन भी याद रहे, सबकी धाराएं भी याद रहे। या दूसरा मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता हूं, आप लोग डायरी यूज करते हो ना साल के 12 महीने की। अब अगर उसमें 12 महीने की एक डायरी हो, उसको यूज करना ज्यादा आसान है, या जनवरी की एक डायरी, फरवरी की एक डायरी, मार्च की एक डायरी, अप्रैल की एक डायरी, अलग अलग 12 डायरी हो तो उसको यूज करना आसान है। तो अमेरिका ने क्या किया, अपने फेडरल पिनल कोड में 150 चैप्टर बनाया, और 150 जो क्राइम थे उनको मर्ज कर दिया एक। तो उन्होंने वन नेशन वन पिनल कोड बना दिया, जिसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बताता हूं। अब एफआईआर कर, अब इससे फायदा क्या हुआ, हवलदार के लिए एफआईआर लिखना आसान, कि जैसे उसके पास शिकायत आई वो केवल इंडेक्स में खोलेगा, अच्छा किस चैप्टर का अपराध है, उस चैप्टर में जाएगा, सीधे वहां की धारा उठाएगा, बढ़िया एफआईआर लिख देगा। एफआईआर बढ़िया होगी तो जांच बढ़िया होगी, जांच बढ़िया होगी तो ट्रायल बढ़िया होगा, ट्रायल बढ़िया होगी तो सजा बढ़िया होगी। अगर ये एफआईआर ही गड़बड़ हुआ तो नतीजा ये हुआ, बाद में सबूत के अभाव में बरी हो जाएगा, जैसा भारत में होता है। यहां पे कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अमेरिका ने क्या किया, चैप्टर 1 जनरल प्रोविजन, चैप्टर 2 एयरक्राफ्ट। अब हमारे यहां एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितने क्राइम है उसका एक अलग कानून है, ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 एनिमल, बर्ड, फिश एंड प्लांट। हमारे इसके लिए 3 अलग अलग कानून है, ये चैप्टर 3 में एक में ही आ गया। चैप्टर 4 आर्सन, चैप्टर 7 असॉल्ट, चैप्टर 9 बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी के लिए हमारे पास अलग कानून है, ये फेडरल पिनल कोड का चैप्टर 9 है। चैप्टर 10 बायोलॉजिकल वीपन। फिर चैप्टर 11 ब्राइबरी, चाइल्ड सपोर्ट, सिविल डिसऑर्डर, सिविल राइट, क्लेम एंड सर्विसेज, हमारे यहां इसका अलग कानून है। कॉइन्स एंड करेंसी, कॉमन कैरियर, किडनैपिंग, असॉल्ट, कॉन्स्पिरेसी, कंटेम्प्ट, कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहां अलग कानून है। काउंटरफिटिंग, फोर्जरी, क्रिमिनल स्ट्रीट गैंग, कस्टम। ऐसे करते करते उन्होंने अमेरिका में जितने अपराध होते हैं उन सब के लिए एक कानून बना दिया, वन नेशन वन पिनल कोड, जिसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। हवलदार के लिए एफआईआर लिखना आसान, आईओ इंस्पेक्टर के लिए जांच करना आसान, वकील के लिए बहस करना आसान, जज साहब के लिए फैसला देना आसान, सबके लिए आसान है कि नहीं। मैं आशा करता हूं आने वाले टाइम में इस पर गंभीरता के साथ चर्चा होगी। और सजा भी कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसमें एक चैप्टर है जेनोसाइड। दुर्भाग्यवश हमारे देश में वो कानून ही नहीं है। हमारे देश में हेट क्राइम का कोई कानून नहीं है, जेनोसाइड का कोई कानून नहीं है। इनके यहां जेनोसाइड का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 58। जेनोसाइड पे अमेरिका में $1,00,000 तो जुर्माना है। 10 लाख डॉलर। $10 लाख का मतलब हुआ 8 करोड़ रुपए तो जुर्माना है। अगर आपने नफरत में किसी को मारा, आपने अगर कन्हैया लाल का मर्डर किया, आपने अगर उमेश कोल्हे का मर्डर किया, आपने अगर कमलेश तिवारी का मर्डर किया, तो सबसे पहले $10 लाख जुर्माना होगा, यानी 8 करोड़ रुपए जुर्माना होगा, और सजा अंतिम सांस तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। कोई जेनोसाइड करने की हिम्मत करेगा क्या? जोर से बोलिए। अमेरिका के कानूनों में एक बहुत अच्छी बात है, जितने क्राइम पैसे के लिए किए जाते हैं उसमें उन्होंने जुर्माना बहुत तगड़ा रखा हुआ है। उनकी जो डॉक्ट्रिन है कि प्लान्ड क्राइम और अनप्लान्ड क्राइम, हम कहते हैं सीरियस ऑफेंस, नॉन सीरियस ऑफेंस, वो क्या कहते हैं, प्लान्ड क्राइम और अनप्लान्ड क्राइम। सड़क पर जा रहे थे, रोड एक्सीडेंट हो गया, अनप्लान्ड क्राइम। लेकिन किसी की रेकी किया 20 दिन, उसके बाद जाके उसको मारा, तो प्लान्ड क्राइम। उनका यह कहना है कि अनप्लान्ड क्राइम में सजा कम होनी चाहिए, अनप्लान्ड क्राइम में जुर्माना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लान्ड क्राइम में ऐसी सजा होनी चाहिए कि सुनने के बाद 100 किलोमीटर दूर तक लोग याद रखें किसी ने प्लान्ड क्राइम किया था। इसीलिए, और आप अगर कैटेगराइज करें क्राइम को कि कितने परसेंटेज क्या है प्लान्ड क्राइम अनप्लान्ड क्राइम का,
तो भारत के 80% क्राइम प्लान्ड क्राइम होते हैं। उदाहरण के लिए घूसखोरी प्लान करके होती है, अनप्लान थोड़ी होती। कोई एकाएक आया 100 रुपए पकड़ा ले लिया, ऐसा नहीं होता, प्लान करके होती। कमीशनखोरी प्लान क्राइम, जमाखोरी प्लान क्राइम, मिलावटखोरी प्लान क्राइम, कालाबाजारी प्लान क्राइम, नशा तस्करी प्लान क्राइम, मानव तस्करी प्लान क्राइम, अवैध निर्माण प्लान क्राइम, हथियारों का कारोबार प्लान क्राइम, मर्डर अनप्लान्ड बहुत कम होता है। रोड रेस की संख्या बहुत कम होती है, जहां 2 गाड़ी टकराई, गुस्सा आ गया, मार दिया, बहुत कम होती है। ज्यादातर प्लान्ड क्राइम। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था रखा कि प्लान्ड क्राइम में सजा तगड़ी होगी। इसलिए अगर आप, अच्छा दूसरा, अमेरिका में जो क्राइम है उसका सेंटेंस कंसेक्टिव होता है, कॉन्करेंट नहीं होता। भारत में सामान्यतया सेंटेंस कॉन्करेंट दिया जाता है। अंतर क्या है? मान लीजिए किसी के ऊपर 5 सेक्शन में मुकदमा हुआ, जज साहब ने बोला कि 5 सेक्शन आपके ऊपर सिद्ध होता है और एक एक सेक्शन में 5-5 साल की सजा है, तो भारत में टोटल सजा होगी 5 साल की, क्योंकि कॉन्करेंट चल रहा है। अमेरिका में वही सजा 25 साल की होगी, वहां कंसेक्टिव होती। पहले एक धारा वाली सजा पूरी होगी, फिर दूसरे धारा वाली चलेगी, फिर तीसरे धारा वाली चलेगी, फिर चौथे धारा वाली चलेगी। अमेरिका में कॉन्करेंट के लिए स्पेशल जजेस को स्पेशल उसमें रीजनिंग देनी होती है कि हम कॉन्करेंट क्यों दे रहे हैं। और भारत में बाय डिफॉल्ट कॉन्करेंट देते हैं। मैंने बहुत रेयर देखे जब यहां कंसेक्टिव देते हो। एक लालू यादव को दिया था सीबीआई कोर्ट के जज ने, कंसेक्टिव किया था तो उनका 30 साल हो गया था टोटल। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यहां कॉन्करेंट देते हैं। हालांकि कानून में कहीं लिखा नहीं कॉन्करेंट देना, कंसेक्टिव देना, विवेक है, लेकिन एक यहां पे प्रथा हो गई, चूंकि सब देते जा रहे हैं कॉन्करेंट, सब देते जा रहे हैं, तो कंसेक्टिव देते नहीं, बहुत रेयर देते हैं। मेरा यह मानना है कि जिस देश में जितना ज्यादा दंड का भय होता है उस देश में उतनी शांति होती, उतनी समृद्धि होती, उतनी खुशहाली होती है। मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं, बांग्लादेश में हिंसा हो रही कि नहीं हो रही है? अब आप सोचोगे कि बांग्लादेश में हिंसा इसलिए हो रही है कि वहां हिंदू बहुत कम है। दुबई में हिंदू बहुत ज्यादा है क्या? जोर से बोलिए। दुबई में कभी आपने हिंसा सुनी क्या? दुबई में आपने अवैध निर्माण सुना? दुबई में आपने सरतन से जुदा सुना? दुबई में आपने कभी अवैध घुसपैठ सुना? दुबई में कभी हिंदुओं का धर्मांतरण सुना? नहीं। मैं दूसरे देश की, मैं चीन का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, अमेरिका का नहीं, मैं दुबई का एग्जांपल दे रहा हूं। दुबई में कंपैरेटिवली बांग्लादेश से कम क्राइम। दुबई में कंपैरेटिवली अगर मैं लिस्ट बना दूं, पिछले 5 सालों में भारत में लगभग 1000 लोग हेट क्राइम में मारे गए। हेट क्राइम में वो कर्नाटक में भी मारे गए, तमिलनाडु में भी मारे गए, यूपी में भी मारे गए। अगर आप 2012 के कमलेश तिवारी से उठाइए तो पूरे के पूरे भारत में 1000 से ज्यादा मर्डर तो मुझे याद है। हो सकता है मैं तो उन्हीं मर्डर को याद कर पाता हूं जो बाकायदा मीडिया में आ चुके हैं। आज तक आप मुझे बताइए कि 2012 के मर्डर में जितने लोगों, आज तक 1000 मर्डर हुए, या दिल्ली में डॉक्टर नारंग हुआ, जो लोग दिल्ली के होंगे पता होगा, डॉक्टर नारंग मारे गए थे यहाँ पे। जब दिल्ली दंगा हुआ उसमें एक इंस्पेक्टर भी मारे गए थे, कई सारे लोग और भी मारे गए थे। किसी की आजीवन कारावास फांसी हुई क्या आज तक? किसी की सिटीजनशिप गई क्या आज तक? नहीं। किसी के ऊपर 10-20 लाख रुपए की पेनाल्टी पड़ी क्या? नहीं। अलीगढ़ में 121 लोग मरे थे नकली शराब से। अभी उसका जजमेंट आया 2 महीने पहले। 121 लोग मरे थे नकली शराब से, और जिसने शराब बनाया था उसको 5 साल सजा हुई है, 11,000 रुपए जुर्माना हुआ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, भय बिन होय न प्रीत, ये भारत का सिद्धांत है। भगवान श्री राम ने बोला, सठे साठ्यम समाचरित, सठे साठ्यम समाचरित, ये भारत का सिद्धांत है। लोहा लोहे को काटता है, ये कहां का सिद्धांत है? ये भारत का सिद्धांत है।
जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होय न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है, इस सिद्धांत को अपनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम किया, फास्ट जस्टिस किया, 6-6 महीने साल भर में सजा होना शुरू हो गई, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और जहां ये नहीं हुआ, झूठे मानवाधिकार के नाम पे, झूठे फेक ह्यूमन राइट के नाम पे वहां अराजकता है, अत्याचार है, वहां पे इम्बैलेंस हो रहा है, वहां पे लोग पलायन कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। तो मेरा ये मानना है 164 साल के बाद कानून बदला है, बहुत अच्छा हुआ, शुरुआत हो गई है। पहले अपना जो एविडेंस एक्ट था उसमें काफ़ी बदलाव किया। अब कम से कम कॉल डिटेल भी एक ऑफिशियल एविडेंस हो गया, कोर्ट उसको एडमिट करेगी, पहले कोर्ट एडमिट नहीं कर रही थी। व्हाट्सएप की चैटिंग या ईमेल की चैटिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, वो कई बार ऐसा होता था कोर्ट उसको, या ज़्यादातर उसको कोर्ट एडमिट नहीं मान रही थी, क्योंकि 1872 में कानून बना था, उस समय कोई ऐसे व्हाट्सएप तो थे नहीं, ईमेल तो थे ही नहीं। अब कम से कम साइबर फ्रॉड के लिए जितने टूल्स यूज होते हैं उसको भी आप एविडेंस माना जाएगा, फास्ट जस्टिस होगा। लेकिन एक दो चीज शायद और करने की जरूरत है। जैसे भारत में झूठी शिकायत करना कोई गंभीर अपराध नहीं। भारत में झूठ बोलना तो गंभीर पाप है, झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं। आप किसी की झूठी शिकायत करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, उसकी पूरी पब्लिक लाइफ बर्बाद कर दो, और वो बेचारा अपने आप को सिद्ध करता रहे कि वो सही है, वो चोर नहीं है, या वो बलात्कारी नहीं है, या वो नहीं है, और 10 साल 20 साल वो लड़ के केवल ये सिद्ध कर पाएगा कि वो बलात्कारी नहीं, हो तो बलात्कारी था ही नहीं। आपने झूठे दहेज का केस लगा दिया, झूठे छेड़छाड़ का केस लगा दिया, झूठे SC/ST एक्ट लगा दिया, ऐसे दुनिया भर के झूठे केस होते हैं। आपने लगा दिया, किसी की जिंदगी बर्बाद कर दिया 5 साल 10 साल के लिए, उसकी पूरी पब्लिक रेपुटेशन खराब कर दिया, और लड़ने के बाद उसको मिला क्या? उसको ये मिला कि नहीं नहीं नहीं, उसने दहेज नहीं मांगा था, नहीं नहीं नहीं, उसने SC/ST का अपराध नहीं किया, उसने बलात्कार नहीं किया, उसने छेड़छाड़ नहीं किया। तो झूठी शिकायत, झूठा FIR, झूठी जांच, झूठा मुकदमा, झूठा हलफनामा, झूठी गवाही, इसको भी गंभीर अपराध घोषित करने की जरूरत है। एक और अपने नए वाले, पहले उसको CRPC कहते थे, अभी उसको BNSS कहते हैं। अनिश सर, उसमें एक जो प्रोविजन है ना, वो एक शब्द कितना हमारे लिए दिक्कत कर रहा है। उसमें शब्द यूज किया है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। मतलब जज साहब को पता है कि ये जितने डॉक्यूमेंट आ रहे हैं फर्जी हैं। दो पक्षों में मुकदमा चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि साहब सामने वाले ने जो ये वसीयत लगाई है, विरासत लगाई है, या आधार लगाया है, या जो लगाया है, ये नकली है। जज साहब को भी समझ में आ गया है नकली है, लेकिन जज साहब कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये दिक्कत पुराने वाले में थी और बाद में भी कॉपी पेस्ट हो गया। लिखा हुआ है नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। अब बाय द वे जज साहब को ये समझ में आ गया कि यार ये जो डॉक्यूमेंट है ये तो फर्जी है, तो जज साहब को शिकायतकर्ता बनेगा, वो खुद उनको शिकायत करनी पड़ेगी, उनको खुद शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। तो जज साहब टेंशन क्यों ले? क्योंकि 3 साल के बाद उनका ट्रांसफर होना है। अब एक बार अगर शिकायतकर्ता बने तो दूसरे कोर्ट में चलेगा, उनको जहां से गए जिले से वहां घूम घूम के आना पड़ेगा। तो शिकायतकर्ता क्यों बने? जो परजुरी ला है ना, इसको सर मैं चैलेंज करने वाला हूं। अरे भैया, जो जज साहब मुकदमा सुन रहे हैं उनको इतना अधिकार तो दे दो कि वो कॉग्निजेंस ले सके। आप नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, मतलब वो कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकते। उनके सामने पता है कि ज्ञानवापी का मुकदमा चल रहा हो, मथुरा का मुकदमा चल रहा हो, जज साहब को पता है कि सामने वाला गलत डॉक्यूमेंट दे रहा है, लेकिन वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। उनको शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा और वो शिकायत किसी और में जाना पड़ेगा। तो एक जज को दूसरे जज के सामने शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोर्ट वन में जस्टिस गुप्ता साहब बैठे हुए हैं, हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर है, ये हाई कोर्ट का मैटर नहीं है।
तो अगर वो उनको पता भी है कि गलत डॉक्यूमेंट आए तो भी खुद कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, उनको दूसरे कोर्ट में जाके शिकायत करना पड़ेगा। फर्जरी लॉ कठोर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मुकदमा डिसाइड हो। अल्टीमेटली राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू जस्टिस क्या? राइट टू जस्टिस विद इन डिकेड थोड़ी होना चाहिए। अरे राइट टू जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए। हमारे देश में जस्टिस विद इन आवर होता था। अनेकों एग्जाम्पल है, उठा के देख लीजिए, भृगु संहिता उठा के देख लीजिए, उसके पहले पुराने दिन जस्टिस विद इन आवर होता था। मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जस्टिस विद इन डे होता था, एक दिन में होता था। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो, जस्टिस विद इन वीक होता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मुकदमा आ गया तो जस्टिस विद इन मंथ होता था। हम कह रहे हैं जस्टिस विद इन आवर ना हो, जस्टिस विद इन डे ना हो, जस्टिस विद इन वीक ना हो, जस्टिस विद इन मंथ ना हो। अरे जस्टिस विद इन ईयर तो हो ही सकता है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठ बोलने को। देखो धड़ाधड़ जांच पूरी हो जाएगी, धड़ाधड़ फैसले आने शुरू हो जाएंगे। एक दूसरा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना हमारे देश में अपराध नहीं है, इसलिए मुकदमे लंबे चल रहे हैं। फर्जी आधार बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। आजकल आप लोग देख रहे हैं कई सारे आईएएस पकड़े जा रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के। देखा नहीं दे? वो बढ़िया बैडमिंटन खेलते हैं और डॉक्यूमेंट बनवा लिया फिजिकल अनफिट वाला। आपने देखा होगा, आजकल बहुत मामला चल रहा है, कई सारे आईएएस पकड़े गए। विकलांग वाला सर्टिफिकेट बनवा लिया। क्यों? क्योंकि विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं, फर्जी वसीयत बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं, फर्जी विरासत बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं, फर्जी पासपोर्ट बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं। जब कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है तो फर्जी वाला रुकेगा क्या? मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जैसे हमने जहां जहां अल्ट्रासाउंड होता है वहां पे स्टिकर लगा दिया, लिंग जांच कराना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 3 से 7 साल सजा होगी, लिखा है ना। जहां आधार बन रहा हो वहां भी नोटिस बोर्ड होना चाहिए, फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे बनाने वाले और बनवाने वाले को 5 से 10 साल सजा होगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई पब्लिक अवेयरनेस कैसे आएगी? जहां आरटीओ ऑफिस में लिख दीजिए फर्जी डीएल बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 से 10 साल सजा होगी। बनाने वाला भी घबराएगा, बनवाने वाला भी घबराएगा। नगर निगम में लिख दीजिए पर जहां पर सर्टिफिकेट मिलता है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। बनाने वाला भी घबराएगा, बनवाने वाला भी घबराएगा। तहसील में लगा दीजिए फर्जी विरासत बनाना, फर्जी वसीयत बनाना गंभीर अपराध है, 10 से 20 साल सजा होगी। कोई बनवाएगा क्या? नहीं बनवाएगा। और स्लो जुडिशियल प्रोसेस का विक्टिम कौन होता है? स्लो जुडिशियल प्रोसेस का विक्टिम हमेशा गरीब होता है। हमारे देश में गरीबों की बड़ी चर्चा होती है, किसानों की चर्चा, मजदूरों की चर्चा, गरीबों की चर्चा, असहायों की चर्चा। वास्तव में स्लो जुडिशियल प्रोसेस का अल्टीमेट विक्टिम गरीब होता है। जस्टिस गुप्ता साहब बता रहे थे 1982 का अपील अभी सुन रहे हैं सर आप? सर 1982 की अपील सुन रहे हैं। 18 और 24 कितना हो गया? 42 साल। 42 साल के बाद अभी सर अपील सुन रहे हैं। और कहीं वो सुप्रीम कोर्ट आया तभी 5 साल 10 साल और भी चलेगा। भाई सर ने डिसाइड कर दिया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है। आप जरा सोचिए, गांव में गरीबों की जमीन पे दबंग इसलिए कब्जा करता है क्योंकि उसको, और कहता भी है चैलेंज करके कि मैं तेरा खेत जोत रहा हूं, तुझे हिम्मत है तो चला जा, तू कोर्ट चला जा। चुनौती देके बोलता है। क्यों? उसको पता है कि मैं इसका खेत जोतूंगा, अगले 40-50 साल तक जोतूंगा, इसको अपने खेत से छुड़ाने में इसको 40-50 साल लग जाएगा। इसलिए मेरा मानना है शुरुआत हो गई है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। भारत में जस्टिस विद इन ईयर की जरूरत है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपराध भी कम होगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, अराजकता भी कम होगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, अवैध निर्माण भी रुकेगा।
जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, मिलावटखोरी भी रुकेगी, जिसकी वजह से लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली वालों का तो एक सर्वे आया था, हम लोगों की 10 साल उम्र कम हो चुकी है मिलावटखोरी के चक्कर में। जस्टिस विद इन ईयर आएगा, राष्ट्र विरोधियों के अंदर खौफ पैदा होगा। जस्टिस विद इन ईयर आएगा, गरीबों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर आएगा, ईमानदारों के लिए इज्जत के साथ रहना आसान हो जाएगा, बेईमानों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, भारत में एक सहारा स्कैम हुआ, सहारा चिट फंड स्कैम हुआ। 16 लाख लोगों का उन्होंने पैसा लिया, 16 लाख लोगों का पैसा सहारा स्कीम में गया, 16 साल की सजा नहीं हुई। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी खोली और 16,000 लोगों का पैसा लेके गया था, 1,40,000 साल सजा हुई है। कितनी सजा? 1 लाख। ऐसे सजा होती है। खौफ पैदा करने के लिए। आदमी जिंदा नहीं रहता। आप लोग गूगल करिएगा, सारे आप छात्र हैं, आप गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, फिर आपको पता चलेगा कि अभी कुछ दिन पहले टर्की में एक व्यक्ति ने एसएमएस भेजा और जैसे क्लिक किया उसका अकाउंट हैक हो गया, 340 साल सजा हुई। दोबारा कोई टर्की में हिम्मत करेगा फर्जी एसएमएस भेजने का और अकाउंट हैक करने का? नहीं। अमेरिका में आप देखिएगा साइबर फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड पे 900 ईयर की सजा हुई है। 900 साल। जिंदा नहीं रहेगा लेकिन साल फिर भी रहेगा। क्यों? खौफ पैदा करने के लिए, जिससे लोगों को पता रहे कि यार इस आदमी ने इतना लंबा क्राइम किया कि 900 साल सजा हो गई, इस आदमी ने इतना क्राइम किया कि इसको 50 साल सजा हो गई। आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे अगर आप गूगल करेंगे लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग यूएस वगैरह में, सिंगापुर में, जहां मर्डर और रेप में 800 साल सजा हुई, 1200 साल सजा हुई, 2000 साल सजा हुई। उन्होंने हमारे सठे साठम समाचार सिद्धांत को अपना लिया, हमारे भय बिन होए न प्रीत सिद्धांत को अपना लिया, इसीलिए वो डेवलप कर गए, इसीलिए वहां थोड़ी अराजकता कम है, इसीलिए थोड़ा वहां पर उन्माद कम है। हमारे यहाँ चूंकि मानवाधिकार के नाम पे हमने कानूनों को कठोर नहीं बनाया, इसलिए अराजकता है, उन्माद है। आप लोगों ने बहुत सारे ही वक्ता हमारे पीछे बोलने वाले हैं। हम तो टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, हम तो लेकिन मुझे सबकी चिंता हो रही है। मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं भाई साहब, सैटरडे संडे देश में रहता हूं। 2022 में मैं 90 जिलों में गया था। 2022 में मैं 3 रविवार अपने घर पे था। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, 1 रविवार अपने घर में था क्योंकि उस दिन दीपावली थी 12 नवंबर की। और 2024 का ये पहला रविवार मेरा दिल्ली में होगा क्योंकि ये कार्यक्रम है। 2024 का आज मेरा 65th, हाँ तो मतलब इस बार हमें रहने को मिल रहा है, इस कार्यक्रम की वजह से इस बार हम दिल्ली में रहेंगे। 2024 का आज मेरा 65वां कार्यक्रम है। लक्ष्य मेरा एक ही है, हमारी पुलिस व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था हो, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवस्था हो, दंड व्यवस्था ऐसी हो कि गलत काम करने के पहले रोएं कांप जाए, दंड व्यवस्था ऐसी हो कि किसी की तरफ नजर उठाने के पहले 100 बार आदमी सोचे। यही मेरी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।